हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर एंड एज यूजुअल बहुत ही सिंपल चैप्टर। कुछ भी मुश्किल इसके अंदर नहीं है, सारी चीज़ें इन डिटेल हम इसके अंदर कवर अप करेंगे। चलिए, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। हर वीडियो के अंदर एक डिस्ट्रीब्यूशन मैं कवर अप करूँगा, बाइनोमियल, फिर पॉइजन, फिर नॉर्मल। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे पहले हम बात करते हैं कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ होता कहाँ पर है। ध्यान से देखिए, जब हम प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं तो उसमें हमारे पास सपोज क्वेश्चन होता है, कॉइन इज टॉस्ड 1 टाइम या 2 टाइम्स, ठीक है, या 3 टाइम्स, और वो उसके बाद हमसे क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड, एटलीस्ट 2 हेड, इस तरह के क्वेश्चंस। तो जब तक कॉइन 1 टाइम टॉस हो रहा है, 2 टाइम टॉस हो रहा है, 3 टाइम टॉस हो रहा है, तो उस समय तक हम इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं, बहुत आसान होता है फाइंड आउट करना। फॉर एग्जांपल, एक बार टॉस हुआ तो हेड आएगा या टेल आएगा, 2 टाइम्स हुआ तो 2 बार हेड या 2 बार टेल, हेड टेल या टेल हेड, इस तरीके से हम अपने आउटकम्स निकाल लेते हैं। बट अगर मैं आपको क्वेश्चन बोलता हूं, अ कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स आपने कॉइन को टॉस किया, एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 हेड्स, 7 बार हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो उस सिचुएशन के अंदर आप इसे अपने नॉर्मल प्रोसेस से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे का मतलब ये है कि अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और एग्जाम में हो सकता है सिर्फ इकलौता क्वेश्चन आपका यही हो पाए। तो ऐसी सिचुएशंस में जहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत ज़्यादा होते हैं एंड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी ट्रेडिशनल अप्रोच से हम उसे सॉल्व नहीं कर सकते, वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसे कहाँ पर यूज़ किया जाता है? फर्स्ट इज वेयर नंबर ऑफ ट्रायल्स आर टू लार्ज बट फाइनाइट मतलब ये नहीं कि अनलिमिटेड है कि जी कॉइन टॉस के अनलिमिटेड टाइम्स, फाइनाइट होनी चाहिए, इट शुड बी काउंटेबल। सेकेंड चीज, एवरी ट्रायल इज इंडिपेंडेंट, हर ट्रायल इंडिपेंडेंट है। इसका क्या मतलब है भाई? एक बात बताओ, आपने फर्स्ट टाइम टॉस किया, हेड आया, दूसरी बार टॉस किया तो क्या आएगा? इसका क्या फर्स्ट टाइम से कोई लेना देना है? फर्स्ट टाइम क्या आया वो इंडिपेंडेंट है, सेकंड टाइम ट्रायल किया वो इंडिपेंडेंट है, थर्ड टाइम आपने ट्रायल किया वो इंडिपेंडेंट है। हर ट्रायल अपने आप में इंडिपेंडेंट है, इनका आपस में किसी भी तरीके से कोई लेना देना नहीं है। एवरी ट्रायल इज इंडिपेंडेंट। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ रही है। दीज आर द कंडीशंस इन विच बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विल बी यूज्ड। समझ में आ रहा है आपको? पक्का आ रहा है? पक्का, ठीक है। तीसरी चीज, इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। जो इवेंट्स हैं वो क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है एंड एग्जॉस्टिव है। होपफुली आपको इसका मतलब पता है, नहीं पता तो मेरी प्रोबेबिलिटी वाली वीडियोस में जाके आप इसे सर्च करिए। थोड़ा सा याद दिला दूं, चलो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है? व्हेन नथिंग इज कॉमन बिटवीन टू इवेंट्स, व्हेन नथिंग इज कॉमन बिटवीन टू इवेंट्स। जैसे पी ए यूनियन बी आपको बताया गया था, वहाँ पर अगर इक्वल है पी ए प्लस पी बी के, क्योंकि उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। एंड एग्जॉस्टिव, व्हेन इवेंट्स आर complete
इन इटसेल्फ, अपने आप में इवेंट्स कंप्लीट है टू फॉर्म द यूनिवर्स। ये क्या होता है? जैसे आपने कॉइन टॉस किया तो हेड आएगा या टेल आएगा, इसके अलावा थर्ड चीज नहीं हो सकती। अब आप यार ये मत बोलना सर वो बीच में ही रह गया, तो ठीक है। तो मतलब क्या था इसका कि ए यूनियन बी जो है वो किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा, ठीक है, उससे बाहर कुछ भी नहीं हो सकता। सो ये कब यूज किया जाएगा? व्हेन द नंबर ऑफ ट्रायल्स आर टू लार्ज बट फाइनाइट, द ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट एंड इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। अब मैं फोर्थ कंडीशन की बात करने जा रहा हूं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एवरी ट्रायल हैज ओनली 2 outcomes. Occurrence of one will be known as success. क्या है अभी मैं आपको डिटेल में बताता हूं, आप नोट कर लीजिए बेशक इसे। Indicated by P and occurrence of another is known as failure. बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दूंगा आप लोगों को इसका। फेलियर इंडिकेटेड बाय या रिप्रेजेंटेटेड बाय क्यू। ये क्या है? देखिए ये यूज वहीं हो सकता है जहां पर हर ट्रायल के 2 ही आउटकम हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉइन इज टॉस्ड, तो कॉइन जब टॉस होगा तो इधर इट विल गिव यू हेड और इट विल गिव यू टेल। यस और नो? शो सेम वे आपको एग्जाम में अपीयर करते हो तो देयर आर ओनली 2 चांसेस, इधर यू विल क्लियर द एग्जाम और यू विल फेल इन एग्जाम, ठीक है। तो ये सिर्फ वही यूज हो सकता है वेयर एवरी ट्रायल हैज 2 आउटकम्स, जिसमें आप एक की अकरेंस को सक्सेस बोलेंगे और दूसरे की अकरेंस को फेलियर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको कॉइन टॉस किया, आपको हेड चाहिए, तो आपको हेड को आपने सक्सेस बोला और टेल आया तो आपने उसको क्या बोला? फेलियर बोला। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? आपने एग्जाम दिया, एग्जाम के अंदर पास हुआ उसे सक्सेस बोला, फेल हुआ नहीं क्लियर हुआ तो उसे फेलियर बोला। तो एवरी ट्रायल जो भी आप इसमें करेंगे उसके सिर्फ 2 ही आउटकम्स है, एक की अकरेंस को सक्सेस बोला जाएगा और दूसरे को फेलियर। सक्सेस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय पी एंड फेलियर विल बी रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। ये 4 कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हर एग्जाम में पूछी जाती हैं और क्वेश्चन करने में भी हेल्प करेंगे। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है NCR, P की पावर R, Q की पावर N माइनस R। ये क्या है सर? बताता हूं। प्रोबेबिलिटी, ध्यान से देखिए। N है नंबर ऑफ ट्रायल्स, कितने आपके पास है। R क्या है? नंबर ऑफ सक्सेस रिक्वायर्ड, कितनी बार आपको उसमें सक्सेस चाहिए। P क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन 1 ट्रायल। Q क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इन 1 ट्रायल। बड़े ध्यान से समझना, एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूं। आर को कई बार कुछ बुक्स में एक्स भी लिख दिया जाता है, वो भी ठीक है, ठीक है। सपोज आपको बोला गया कॉइन इज टॉस्ड 10 times. What is the probability of getting 6 heads? Of getting 6 heads. तो आप बताओ यहां पर मैं कितनी बार ट्रायल कर रहा हूं, कितनी बार कॉइन को टॉस कर रहा हूं? 10 times. So here n is what? 10. What is the number of success required? What is the probability of getting 6 head? तो यहां पर मुझे कितनी सक्सेस चाहिए? 6 चाहिए।
प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन वन ट्रायल, अगर आप एक ही बार कॉइन टॉस करते हो तो हेड आने के क्या चांसेस होते हैं? 1/2। यस और नो, हाँ या ना? पक्का? श्योर? आप प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन वन ट्रायल मतलब यही चीज अगर 1 टाइम की जाती है तो सक्सेस आने के क्या चांसेस हैं? हेयर द सक्सेस इज गेटिंग हेड, तो अगर आप एक बार कॉइन टॉस करते हो तो सक्सेस आने के चांसेस 1/2। तो क्यू एंड फेलियर क्या है? जब टेल आएगा, टेल आने के भी चांसेस क्या है? 1/2। और मैं आपको यहां पर एक बात बता दूं, यहां पर P प्लस Q जो है वो क्या होगा? 1 होगा हमेशा। P प्लस Q जो है दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, क्योंकि हमने देखा था इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। आप देखिए PA यूनियन B, PA प्लस PB, PA यूनियन B इज इक्वल्स टू 1। तो अगर मैं दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दूं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, यू विल गेट व्हाट? PA प्लस PB इज इक्वल्स टू 1। ठीक है बेटा, तो आपको होपफुली ये समझ में आया। अब इसको यू विल पुट हेयर 10 C6 1/2 की पावर 6 1/2 की पावर 10 minus 6, that comes out to be 4. This is probability of getting 6 heads. अब होपफुली आपको कॉम्बिनेशन सॉल्व करना आता है? नहीं आता? एक काम करो फिर, आप कॉम्बिनेशन की फर्स्ट वीडियो जाके देख लो, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन सर्च करिए। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की फर्स्ट वीडियो में ये मैंने सिखाया हुआ है। ठीक है, और थोड़ा सा अगर सीखना है तो यहाँ सिखा देता हूँ। NCR n फैक्टोरियल n minus r factorial and r factorial. Suppose we have 10C6, तो उसको हम क्या लिखते हैं? 10 factorial 10 minus 6 factorial and here 6 factorial. So this will be 10 factorial by 4 factorial and 6 factorial. ठीक है, फिर इसको सॉल्व करना है तो उसका तरीका क्या होता है? आप इसे एक एक कम करते जाइए। 10 9 8 7 6 फैक्टोरियल, 4 ऐसे ही रहेगा, नीचे 6 फैक्टोरियल। दोनों आपस में तभी कट सकते हैं जब दोनों के साथ फैक्टोरियल हो और सेम नंबर हो। ठीक है, अब नीचे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 तो यहाँ पे था ही न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर को करिए 4 3 2 1। ठीक है, तो 4 2 ज़ा 8 3 3 ज़ा 9 30, ये आ गया 210। तो इधर आपका ये आ गया सॉल्व करके 210। अच्छा, बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। तो 6 + 4 कितना हो गया? 10। प्लीज फैक्टोरियल सीखना है तो वॉच द फर्स्ट वीडियो ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो होपफुली आपको यहाँ तक अब ये सारी बातें समझ में आ चुकी हैं। सारा एक बार फटाफट नोट करिए फास्ट। चलिए आइए इस पे भी और क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, उससे पहले हम कुछ बेसिक चीजें और समझ लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, हर एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और खासकर जिनके एमसीक्यू हैं, जो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। फुल फ्लैश वालों में भी पूछे जाते हैं 2 से 4 नंबर के। चलिए, सबसे पहले मीन कैसे निकलता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में? तो फॉर्मूला इज n इंटू पी। जो भी n है अगर हम उसे p से मल्टीप्लाई कर दें तो दैट विल बी मीन। नहीं आया समझ? अरे यार, अभी लास्ट क्वेश्चन में n क्या था? 10, p क्या था? हाफ, यही था ना? तो इन दोनों का आप आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका मीन आ जाएगा। ठीक है, ये मीन का सिंबल है तो इसमें म्यू, तो 10 इंटू 1/2 द मीन विल बी व्हाट? 5। ठीक है, नेक्स्ट इज वेरियांस। वेरियांस इसमें कैसे निकलता है? दैट इज NPQ। वेरियांस जो है दैट इज NPQ। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आपको निकालना है तो दैट विल बी √NPQ। ध्यान से देखिए, लास्ट क्वेश्चन में अगर देखें तो 10 इंटू हाफ इंटू हाफ, this will be 2.5. This will be your variance, yes or no? And if I have to find out the standard deviation, √2.5, I think it should be 0.5 na? No, sorry,
1.58. दिस विल बी व्हाट योर स्टैंडर्ड डेविएशन. हाँ, इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, वेरिएंस जो है वो हमेशा, ये थ्योरी क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है, इज ऑलवेज लेस देन मीन. वो हमेशा मीन से कम ही आएगा. कोई भी आप वैल्यू लेके चेक कर सकते हैं, वेरिएंस इज ऑलवेज लेस देन मीन. नोट करिए इसे. एंड सेकेंड चीज जो इसमें और ध्यान रखनी है आपको, वेरिएंस विल बी हाईएस्ट व्हेन P इज इक्वल्स टू Q. जब P और Q दोनों इक्वल होंगे, अभी मैं प्रूफ करके भी दिखाता हूं आपको. और P और Q जब इक्वल होंगे तो बोथ विल बी 0.5, क्योंकि हमने भी पढ़ा P प्लस Q जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 के. और दोनों इक्वल होंगे तो मतलब 0.5. तो अगर दोनों 0.5 होंगे, आप खुद देखिए, N P इज 0.5, Q इज 0.5, तो कैन आई राइट 1/2, इसको भी 1/2, सो दिस विल बी व्हाट, n/4. सो जब n/4 है, वेरिएंस विल बी हाईएस्ट व्हेन p इज इक्वल्स टू q, एंड इन दैट केस इट विल बी व्हाट, n/4. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, प्लीज इसे मार्क कर लीजिए. अपनी एक अलग से बुक आप बना रहे हैं जिसमें सारे शॉर्टकट्स लिख रहे हैं या सब कुछ जो लिख रहे हैं नोट डाउन कर रहे हैं फॉर्मूला, उसमें लिख लीजिएगा. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है. तो हाईएस्ट कब होता है, व्हेन p इज इक्वल्स टू q इक्वल्स टू 0.5, इन दैट केस इट विल बी n/4. यू कैन सी दिस. अगर मैं इसी में कोई भी क्वेश्चन ले लूँ, जैसे 10 था, तो अगर मैं p को एक बार के लिए 1/3 ले भी लूँ, तो उस केस में व्हाट विल बी द q, 2/3, तो 1/3 इंटू 2/3 आप करके देख लीजिए, 20/9. दिस विल बी 2.22. आप कहीं पे भी चेक कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन के अंदर. समझ में आया? चलिए, इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है इसका आपका मोड. मोड के लिए आपको निकालना है n+1p. अगर आपका n+1p इंटीजर आ गया, इंटीजर मतलब नॉन डेसिमल नंबर जिसमें डेसिमल नहीं होता, तो उस केस के अंदर हम इसको बोलते हैं कि ये बाई मोडाल है. बाई मोडाल मतलब हैविंग 2 मोड्स, जिसके 2 मोड्स होते हैं. और वो 2 कैसे निकलेंगे, एक तो खुद n+1p और दूसरा होगा इसी में से आप 1 माइनस कर दें. लेट अस टेक एन एग्जांपल. मैं आपको यहाँ एग्जांपल देता हूँ. सपोज n हमारे पास है 9 और p हमारे पास है 1/2. तो आपने किया n+1 क्या था, p. तो 9 + 1 1/2 कितना हो गया, 5 हो गया. ठीक है. अब ये आप देखिए नॉन डेसिमल नंबर है, मतलब इंटीजर है, तो इसके 2 मोड होंगे. एक मोड तो होगा 5 और दूसरा होगा इसी में से एक और कम कर दीजिए, दैट इज 4. तो ये बाई मोडाल होगा 5 and 4. समझ में आ रहा है? श्योर. और अगर ये नॉन इंटीजर है, नॉन इंटीजर मतलब डेसिमल नंबर है, ठीक है, तो उस केस के अंदर ये यूनिमोडाल होगा. यूनिमोडाल मतलब सिंगल मोड. कैसे निकलेगा सर, यही पूछ रहा हूं. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर n+1p, जो भी इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर, अब ये क्या होता है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, ध्यान से देखो. अगर इनफैक्ट 11.99 भी आ रहा है तो यू हैव टू इग्नोर दिस एरिया जो डेसिमल के बाद है. ये जो आपके पास है 11, दिस इज द नोन एज ग्रेटेस्ट इंटीजर. ठीक है. जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास n है सपोज 10 और प्रोबेबिलिटी है 1/3. सो दिस विल बी व्हाट, n+1p. तो कैन आई से 10 + 1 1/3, तो 11/3.
सो 11/3 विल बी 3.67. तो इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारे पास क्या है 3, तो मोड विल बी what 3. Again a very important property of binomial distribution. Note down fast. चलिए आइए बच्चों अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. A coin is tossed 8 times. What is the probability of getting 4 hits? Simple. How many trials we have? 8. How many success we need? 4. What is the probability of getting hit? 1/2. So Q will be 1/2. तो हमें निकालना है इसमें P R is equals to 4. Formula is NCR P की पावर R Q की पावर N minus R. So 8C4 1/2 की पावर 4 and 1/2 की पावर 8 minus 4 4. ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा. इसके बाद नेक्स्ट इज एटलीस्ट 4 हिट्स. कम से कम 4 हिट चाहिए. 4 से ज़्यादा भी हो सकते हैं बट कम नहीं हो सकते. ठीक है, मीन्स n is 8. R what we need is greater than equivalent to 4. P is 1/2 and Q is again 1/2. तो अब जब 4 या 4 से ज़्यादा है तो उसमें R आपके पास क्या क्या हो सकता है 4, it can be 5, it can be 6, it can be 7 and it can be 8. 4, 5, 6, 7, 8. सर इतने निकालने पड़ेंगे, ऑप्शन नहीं आपके पास, क्या करोगे? तो हमें निकालना है P R ग्रेटर देन इक्विवेलेंट टू 4. ठीक है, तो 8 C4. ठीक है, 4, 5, 6, 7, 8 हमें सब निकालना है. या इसको पहले मैं आपको लिख के दिखाऊं. थोड़ा वीडियो बैक करके क्वेश्चन नोट कर लो, मेरे से डिलीट हो गया. तो उस केस के अंदर मैं यहीं पे कंटिन्यू कर रहा हूँ, मेरे से डिलीट हो गया, प्लीज़ उसे आप नोट कर लो. हमें निकालना है R ग्रेटर देन इक्विवेलेंट टू 4. तो R इक्वल टू 4, R इक्वल टू 5, R इक्वल टू 6, R इक्वल टू 7 एंड R इक्वल टू 8. ठीक है, तो 8C4 1/2 4 1/2 4. फिर 8C5 1/2 5 1/2 3. फिर ऐसे ही 8C6 1/2 6 1/2 2. फिर 8C7 1/2 7 1/2 की पावर 1. फिर 8C8 1/2 8 1/2 0. सो इफ यू कैन सी, यहाँ पे भी पावर 8 होगी, यहाँ भी पावर 8 होगी, यहाँ 6 और 2 8 होगी, यहाँ भी 7 8. समझ में आ रहा है ना? बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं. वेरी गुड. 8C5 8C6 8C7 8C8. अब इसके बाद व्हाट यू विल डू, 1/2 की पावर 8 कॉमन ले लो एंड देन 8C4 प्लस 8C5 प्लस 8C6 प्लस 8C7 प्लस 8C8. आप इसे सॉल्व कर लीजिए. ठीक है, कई बार एग्जाम में आंसर इतना भी छूटा हुआ होता है, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आते नहीं है, बट अगर इसे सॉल्व करके पूरा लिखा हुआ है तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है, आप कहेंगे इतने बड़े क्वेश्चन आएंगे तो 1 मार्क में कैसे होगा जिनका MCQ है. ऐसी बात नहीं है, सारे क्वेश्चन इतने बड़े नहीं होते, कुछ छोटे भी होते, तो टाइम मैनेज हो जाता है. अच्छा, इसके बाद आपका क्या था नेक्स्ट, मैं यहाँ से देख लेता हूँ. एट मोस्ट 3 हेड्स. तीसरा केस आपका यही था ना, एट मोस्ट 3 हेड्स. ज़्यादा से ज़्यादा 3 हेड्स आने चाहिए, मतलब R 3 या 3 से कम. तो या तो 0 हेड आए या 1 आए
या 2i या 3i, एट मोस्ट 3 हेड्स। समझ में आ रहा है आपको? पक्का आ रहा है? श्योर। तो या तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए जो अभी आपको तरीका बताया, या उसका एक तरीका और भी है। ध्यान से देखिए, हमने अभी इसके आगे का देखो, हेड्स या तो 0 आएंगे, ध्यान से समझना, या 1 आएगा, या 2 या 3 4 5 6 हेड्स, 7 हेड्स, या मैक्स कितने 8। ये वाला एरिया भी हमने पूरा सॉल्व किया है इन पार्ट 2, हाँ या ना? और वी नो कि सबका सम मिला करके प्रोबेबिलिटी में कितना होता है? 1 होता है। प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा कितना होता है? 1। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, जो हमारा पार्ट 2 में आंसर आया है उसे 1 में से सीधे माइनस कर दें तो भी हमारा आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। मतलब व्हाट वी कैन डू हियर, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर 4 या 4 से ज़्यादा, तो भी हमारा आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। तो आप चाहे ऊपर से करिए चाहे इस तरीके से सॉल्व करिए, इन बोथ द केसेस योर आंसर विल बी सेम। ठीक है, गॉट इट? श्योर। मैं आपको आंसर इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, बता दूं क्या? चलो अपने आप सॉल्व कर लो, कमेंट बॉक्स में लिख रहा है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। If 15 dates are selected in random, what is the probability of getting 2 Sunday? चलो खुद करो फटाफट। कितनी डेट का सिलेक्शन हुआ? 15। कितनी सक्सेस चाहिए आपको? 2। अच्छा, संडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? अगर आपने क्या था P, द नंबर ऑफ सक्सेस रिक्वायर्ड, द नंबर ऑफ सक्सेस इन वन ट्रायल। अगर आप एक डेट सिलेक्ट करते हो तो उसमें संडे आने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है? अरे निकम्मो, एक बात बताओ, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, हाँ या ना? तो संडे आने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है? 1/7। तो Q क्या होगा? 6/7। अभी बताया था आपको P प्लस Q क्या होता है? 1 होता है। फिर दिस इज 1/7, what will be Q? That will be 6/7। ठीक है, सो नाउ सॉल्व इट। NCR P की पावर R, Q की पावर N माइनस R। सो 15C2 1/7 की पावर 2, 6/7 की पावर 15 माइनस 2 13। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व करिए। करूँ? मैं भी करूँ? चलो बताता हूँ। सो 15 फैक्टोरियल, 13 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1/49। ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, बट कैलसी है हमारे पास, हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 15 इंटू 14 इंटू 13 फैक्टोरियल, 13 फैक्टोरियल इंटू 2 7, 1/49, 6/7 की पावर 13। जब आप इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.29। ठीक है, आप एक बार चेक कर लीजिए, यही आ रहा है पक्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए, द इंसिडेंस ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज इन एन इंडस्ट्री। ऑक्यूपेशनल डिजीज क्या होती है? काम की वजह से, जो जैसे हम टीचर हैं, हमें गला खराब हो जाता है पर ज़्यादा पढ़ाएं तो दैट्स ऑक्यूपेशनल डिजीज। द इंसिडेंस ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज इन एन इंडस्ट्री सच दैट वर्कमैन हैव अ 10% चांस ऑफ सफरिंग फ्रॉम इट। ओके, what is the probability that out of 5 workmen 3 or more will contract the disease? How many persons we have? 5। 3 या 3 से ज़्यादा पे सक्सेस है। डिजीज होने के चांसेस 0.10%. So can I say that probability of success is 1/10? So Q will be what? 9/10. So P 3 से ज़्यादा, तो can I say I have to find out at 3, at 4 and at 5। यहाँ मुझको निकालना है, तो 3। चलो 5C3, 1/10 का पावर 3, 9/10 की पावर 2। 5C4, 1/10 की पावर
4 9 by 10 की पावर 1 5c5 1 by 10 की पावर 5 9 by 10 की पावर 0। ठीक है, सॉल्व करें। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ रहा है 0.0081। मैं चीटिंग कर रहा हूँ तो मत करना। आई एम वेरी लिस्टिंग वाइल रिकॉर्डिंग दिस। 00045, please check it out, and when you will solve this you will get 0.12341. good, so the combined answer is 0.0086। प्लीज सॉल्व करके देखो ये आंसर्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है, ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। An experiment succeeds thrice as after it fails, मतलब सक्सेस आने के चांसेस हैं 4 टाइम्स, जबकि सक्सेस 3 बार है। सही लिया, इस बार भी सारा सक्सेस 3 बार है, फेलियर 1 बार है, तो टोटल इवेंट कितने हो गए 4। If the experiment is repeated 5 times, means we have number of trials as 5. What is the probability of having no success? R is equals to 0. The probability of success will be 3 by 4. 3 but our total event is 4. And Q will be what? 1 by 4. What we have to find out? P R equal to 4. क्वेश्चन में कुछ नहीं है, इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो, और ना हो तो खामखा छोटी मोटी एरर हो जाती है। मोस्ट ऑफ द एरर्स हमारी सिंपल क्वेश्चंस में ही होती है बेटा। 5c0 3 by 4 की पावर 0 1 by 4 की पावर 5, so you can solve it। ये तो 4 into square cube 4 5, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 by 1024 1 by 1024। ठीक है जी, श्योर। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फॉर द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सेटिस्फाइंग 4px is equals to 4 is equals to px is equals to 2, अदर पैरामीटर as 6। सबसे पहले मैंने आपको बताया था r ही x होता है, तो ये कहना चाह रहा है 4 टाइम्स ऑफ p r इक्वलेंट टू 4 is p r इक्वलेंट टू 2। अदर पैरामीटर भाई r उसने बता दिया, तो अदर पैरामीटर क्या होगा n। भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस p तो वो पूछ ही रहे हैं, आर उसने बता ही दिया, तो अदर पैरामीटर बचा ही क्या, क्यू बचेगा, है निकम्मो। क्यू और पी की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है, तो ये एन है आपके पास। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला हमें पता ही है, 4 टाइम्स ऑफ दिस, तो 4 टाइम्स ऑफ 6c4 p वी हैव टू फाइंड आउट, क्यू अभी नहीं पता हमें, इज 6c2 p की पावर 2 q की पावर 4, नो यही होगा। चलो गुड, सॉल्व करें। 4 6c4 को आप सॉल्व करें एंड 6c2 को, तो दोनों से आंसर सेम आएगा, याद है आपको। NCR इज NCN माइनस R। चलो जिसको नहीं पता उसके लिए सॉल्व कर देते हैं। 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल p की पावर 4 q का स्क्वायर 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल p स्क्वायर q की पावर 4। चलो जी सब उड़ो। अच्छा अब ये p स्क्वायर यहाँ p4 है, तो अगर हम इसको यहाँ से कट करें तो ये 2 बचेगा। q स्क्वायर है, यहाँ q4 है, तो इसको यहाँ कट कर दे तो ये 2 बचेगा। तो मीन्स वी हैव 4p स्क्वायर इज इक्वल्स टू q स्क्वायर। तो अब इसको अगर हम देखें 4p स्क्वायर, q को वी कैन राइट 1 माइनस p, सो 4p स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर, yes or no? So here it will be 3p square plus 2p minus 1 is equals to 0. 3p square plus 3p minus p minus 1 is equals to 0.
फैक्टराइज किया है, p कॉमन लिया, 3 भी कॉमन लिया, p प्लस 1 माइनस 1 कॉमन, तो here it will be p plus 1. So now solve it. 3p minus 1 या p plus 1 to 0. So p is 1 by 3 and p is minus 1. Not possible. So p हमारे पास क्या आ गया, 1 by 3. Let me check. Yes, I am right. ठीक है, चलिए इसके बाद लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर विच मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आर दिस एंड दिस. मीन क्या था, NP कितना है वो 6. स्टैंडर्ड डेविएशन विच वाज रूट NPQ कितना है वो 2. इफ रूट NPQ इज 2, स्क्वायर बोथ साइड्स, NPQ इज इक्वल्स टू 4. NP कितना है 6, तो 4 by 6. So this will be 2 by 3. Yes or no? So P will be what? 1 by 3. अरे यार P plus Q 1 होता है ना, हाँ है ना. अब NP is 6, so we know the value of P, that is 1 by 3. So N is 18. ठीक है. So NCR P की पावर R Q की पावर N माइनस R, यही होता है, जिसमें 18CR 1 by 3 की पावर R 2 by 3 की पावर 18 माइनस R. ये बन गया हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. यही तो बोला था, R तो जब तक बताएगा नहीं हमें पता कैसे लगेगा. समझ में आया? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. एंड द लास्ट, what is the mode of the distribution having mean and standard deviation this and this? So again you have the mean, that is the NP as 10, and you have the standard deviation, that is root NPQ as root 5. So make a square, NPQ will be 5 where NP is 10, so what will be the Q? Q will be 1 by 2. So what will be the P? P will be 1 by 2. Yes or no? Q और P दोनों आ गए हमारे पास. अब इसके बाद क्या बताया था, n plus 1 P निकालना है मोड के लिए ना, तो n निकालना पड़ेगा. तो NP was 10, तो NP is 1 by 2, तो n कितना आ गया 20. P is 1 by 2, 21 by 2 10.5, which is a non-integer. याद है? तो what will be the mode? Mode will be 10. That is the greatest integer. ठीक है, तो होपफुली आपको बाइनोमियल पूरा का पूरा क्लियर है. अब आप कोई भी क्वेश्चन अपने रिस्पेक्टिव बुक से कर सकते हैं. आई होप जिस एक्सपेक्टेशन के साथ आपने इस वीडियो को देखना शुरू किया था वो एक्सपेक्टेशन आपकी पूरी हो रही है, और जो भी कॉन्सेप्ट्स आप क्लियर करना चाहते थे, जिस टॉपिक में आप कमांड चाहते थे अपने रिस्पेक्टिव एग्जाम के लिए, वो आप इस वीडियो के थ्रू फुलफिल कर पा रहे हैं. यहाँ मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि हमारे सभी पेड कोर्सेज जो हैं वो आपके रिस्पेक्टिव एग्जाम्स के अवेलेबल हैं ऑन द वेबसाइट eScholars.in, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है. आई विल जस्ट रिक्वेस्ट यू कि आप सोचिए कि फ्री कॉन्टेंट में अगर इतना दम है तो पेड कॉन्टेंट में हमने क्या क्या चीज़ें आपको दे रखी होंगी. एक बार आप जाके हमारी वेबसाइट ज़रूर विजिट करें eScholars.in, और आप विश्वास मानिए नर्सरी के स्कूल से भी कम फीस पर हमने आपको वीडियो लेक्चर्स जो है आपके एग्जाम के लिए प्रोवाइड करवा रखे हैं, एंड मच ऑफ प्रीमियम क्वालिटी. थैंक यू सो मच. इस पॉइजन ने दिया था, है क्या ये जरा समझते हैं. देखिए इसे बाइनोमियल से ही टच करता हूं मैं. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने देखा था कि देयर आर n number of trials. Yes or no? And where is the P is the probability of success. और हमने एक बात की थी, trials are independent.
बट देखिए बाइनोमियल की भी एक अपनी रिस्ट्रिक्शन है। आपने बोला n इज द नंबर ऑफ ट्रायल्स, और हमने बाइनोमियल यूज ही तब किया था कि सपोज कॉइन नहीं एक या 2 बार 3 बार टॉस हो रहा है तो वी हैव द ट्रेडिशनल मेथड, बट इफ द कॉइन इज टॉस 20 टाइम्स और 30 टाइम्स वी विल यूज द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बट इफ द नंबर ऑफ ट्रायल्स आर टू लार्ज, बहुत ही ज़्यादा है, मतलब इन्फिनिटी के बराबर आप समझ लो, टेंड्स टू इन्फिनिटी, जो आपकी बुक्स में लिखा होता है, बट उसका मतलब होता है बेसिकली आर टू लार्ज। से यू हैव टू टॉस द कॉइन 1039 टाइम्स, ठीक है, और 5000 टाइम्स। अनडाउटेडली आई एम नॉट सेइंग दैट यू कांट फाइंड आउट फ्रॉम द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बट इट इज टू लार्ज, टेंड्स टू infinity, then better to use Poisson distribution. And the probability of success is very small. ये बात इसमें एक और रिस्ट्रिक्शन है, probability of success is very small, almost zero, tends to zero. मतलब जो इवेंट आपको चाहिए, सपोज आपने एक कॉइन को 1000 बार टॉस किया, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रायल्स आर टू लार्ज, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज 1/2, वो यहाँ पर यूज नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लगाना है तो नंबर ऑफ ट्रायल्स शुड बी टू लार्ज, एट द सेम टाइम द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस शुड बी वेरी वेरी स्मॉल। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। सपोज अगर मैं बात करूं, एक रोड है जिस पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम है, ठीक है, एंड 24/7 उस पर ट्रैफिक जैम रहता है। तो अगर एक ऐसी रोड है जिस पे 24/7 ट्रैफिक जैम रहता है, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट ऑन दिस रोड? उस रोड पे एक्सीडेंट होगा, कोई कार किसी इंसान को हिट कर देगी, इसके चांसेस क्या है? ऑलमोस्ट नील। अरे यार वहाँ ट्रैफिक जाम रहता है, गाड़ियाँ चलती नहीं है, हिट तो तब करेंगी ना जब 70, 80, 100 की स्पीड से चलेंगी। You are getting my point. So in that case, the number of trials are too large, but the probability of getting the success is very small. Hardly you will get any accident on such roads. But at the same time, अगर आप हाईवे की बात करें तो वहाँ पर ये नहीं लगेगा पॉइजन। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि हाईवे पे आप एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो इट इज़ टू हाई, क्योंकि वहाँ पर लोग 70-80 की स्पीड पे चल रहे होते हैं और पब्लिकली आराम से क्रॉस कर रही होती है, खासकर इंडिया के अंदर, ठीक है। तो अभी तक मुझको इतनी बात समझ में आनी चाहिए कि पॉइजन कहाँ यूज करना है, वेयर द नंबर ऑफ ट्रायल्स आर टू लार्ज एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज वेरी स्मॉल, देयर आई हैव टू यूज द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। एंड हाउ? देखिए पॉइजन के अंदर हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं e की पावर -m इंटू m की पावर r डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। व्हाट एग्जैक्टली इट इज? देखिए यहाँ पर जो आपका m है, ये जो आपको m दिख रहा है, दिस इज बेसिकली np। बाइनोमियल में आपने पढ़ा था np क्या होता है? जी हाँ, मीन, दैट इज द एवरेज। जी हाँ, तो यहाँ पर आप प्रोबेबिलिटी क्या निकालते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर -m इंटू m की, m इज व्हाट? एवरेज, np, जो आपने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा था np, वही चीज़ यहाँ पर किसके इक्विवेलेंट है? m के इक्वल है। बट याद रहे पॉइजन लगाना कब है? व्हेन द ट्रायल्स आर टू लार्ज एंड प्रोबेबिलिटी सक्सेस इज वेरी स्मॉल। एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं आएगा, उसका मैं आपको शॉर्टकट बता दूंगा, ठीक है, कि कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है बाइनोमियल है या पॉइजन है। बट अभी थियोरेटिकली आप इस चीज़ को समझो, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन होगी, नहीं तो हम निकालना सीख लेंगे। In this way we will find out the probability. M is what? Average. R is number of success required. समझ में आई बात? Sure. अब अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, तो सबसे पहली चीज़ जो इसका मीन है वो क्या होगा? आपका m ही इसका क्या है? मीन है, क्योंकि मैंने आपको बताया जो वहाँ बाइनोमियल में np होता था वो हम यहाँ यूज़ करते हैं। सेकंड अगर आप बात करें
वेरियांस की, तो दैट इज ऑल्सो m। मतलब यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, रूट m। ठीक है। एंड थर्डली अगर मैं बात करूँ मोड की, तो अगेन इट कैन बी, आपको निकालना है, गलत बना दिया। अगर मैं मोड की यहाँ पे बात करूँ तो आपको देखना है कि जो m है वो इंटीजर है या नॉन इंटीजर है। इंटीजर है तो बाई मोडाल, मतलब दो मोड होंगे, वन विल बी m और सेकेंड विल बी m माइनस 1। नॉन इंटीजर है तो क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर इन m। जो m में ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो उसका मोड होगा। ठीक है। तो अब इसके बाद आइए क्वेश्चंस करते हैं। तो अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये एप्लीकेशंस हैं, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, तो उसके कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, याद हो जाए आपको ज़्यादा बेटर है, क्योंकि एग्ज़ाम में 3 से 4 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, और जिनका MCQ एग्ज़ाम है उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, MCQ में भी पूछ सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और बात, यहाँ पर E की जो वैल्यू है आपकी, अगर वैसे तो E की पावर माइनस m जनरली गिवन होता है, बट अगर गिवन नहीं है तो E की वैल्यू होती है 2.71828। ये याद कर लीजिए, इससे आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आइए क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। फाइंड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इन अ पॉइजन वेरिएट वेयर px इज इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू px इक्वल टू 3। बताइए, x का मतलब मैंने आपको बताया हुआ है, यहाँ पर क्या होता है, r। ठीक है। तो क्या फॉर्मूला था प्रोबेबिलिटी का, बताओ। e की पावर माइनस m, m की पावर r डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। तो एक बार हमें r2 लेना है और एक बार 3 लेना है। e की पावर माइनस m, m स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, e की पावर माइनस m, m क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। ये हो गया m स्क्वायर, यहाँ पे सिर्फ m बचेगा, ये इधर आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल m, 3 2 1 2 1। तो m हमारे पास कितना आ गया, 3। m हमारा क्या होता है, इसमें हमें पता है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर इसका रूट हो जाएगा। बताया था ना अभी आपको कि रूट m क्या होता है हमारा, स्टैंडर्ड डेविएशन। नोट करिए फास्ट। नेक्स्ट, इफ प्रोबेबिलिटी इज दिस, व्हाट इज द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। आपको पता है इसमें हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, e की पावर माइनस m, m की पावर r डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। तो e के साथ जो माइनस में है ऊपर, ये एक तरह से m है, कैन आई से m इज व्हाट, 2.7। कंपेयर कर लो भाई, e की पावर माइनस m होती है तो m क्या है यहाँ पे, 2.7। अब m जो है यहाँ पर क्या है, नॉन इंटीजर, यस और नो। तो व्हाट वी विल टेक, ग्रेटेस्ट इंटीजर, हाँ या ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो आपका जो मोड है वो क्या आएगा, मोड आ जाएगा आपका 2। ठीक है, नोट करिए फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए पॉइजन वेरिएट इज दिस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट लाइज बिटवीन दिस। सी, स्टैंडर्ड डेविएशन इज रूट m 1.732, so make square both sides, so you will get m is equals to 3, yes or no। now what is the probability it lies between this, means r जो है वो -2.3 से लेके 3.68 के बीच में आता है, ये आपसे वो पूछ रहा है। देखिए, कभी भी r जो है वो लेस देन 0 नहीं हो सकता, मैं आपको एक बात बता दूं, और जो r है वो हमेशा एक इंटीजर होता है। भाई एक बात बताओ, सक्सेस आप लोगे, सपोज आपने कॉइन 10 बार टॉस किया, तो
10 बार अगर आपने कॉइन टॉस किया तो या तो एक बार हेड कितना है, 2 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी, 3 बार हेड आने की, ये तो समझ में आता है। बट मैं आपसे बोलूँ 3.5 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी, इज इट पॉसिबल? 4.9 टाइम्स हेड आने की प्रोबेबिलिटी, इज इट पॉसिबल? वो पॉसिबल नहीं है। तो हमेशा आर जो है वो एक इंटीजर होता है। अच्छा, 10 बार कॉइन टॉस किया, -2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो आर जो है वो हमेशा, मैंने लेस देन का साइन बना दिया, हमेशा जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है और हमेशा वो इंटीजर होता है। तो अगर उसने ये लिख भी दिया है क्या, -2.3 से बड़ा और 3.68 से छोटा, तो उस केस के अंदर आर 0 हो सकता है, आर कैन बी 1, आर कैन बी 2 और आर कैन बी 3। बट आर 4 नहीं लेना क्योंकि 3.68 से हमें कम रखना है। तो आर आपके यही होंगे। आपको समझ में आ रहा है, आर हमेशा 0 से बड़ा होगा क्योंकि आर रिप्रेजेंट्स व्हाट, नंबर ऑफ सक्सेस, ठीक है, विच कांट बी नेगेटिव एंड इन नॉन इंटीजर्स। हो सकती है तो आप बता दो, समझ में आया? तो निकाल लोगे अब आंसर, e की पावर -m, m की पावर r डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल प्लस -3, 3 की पावर m 1 फैक्टोरियल, e -3, 3 की पावर 2 बाय 2 फैक्टोरियल, 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल की पावर -3। तो 0 फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है, 9/2, 27/6। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आपके सामने होगा। मैं ही करूं ये भी, निकम्मू। 9/2, 18/2, 9, 10। कैलकुलेशन एरर हो गई, निकम्मो। 3 की पावर 0 1 होगा और यहाँ पर भी ये 3 होगा। तो दिस विल बी नॉट 10, दिस विल बी 13, ठीक है। तो 13 इंटू ई की पावर -3, अब ई की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 2.71828, उसकी पावर -3 इंटू 13 आप कर लो। आंसर बता देता हूँ मैं आपको, 0.65 इसका आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। P दिस एक इक्वेशन है, व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम पॉइसन वेरिएट। चलो जी, बहुत बढ़िया। कह रहा है R इज इक्वल्स टू 2 इज 9 टाइम्स ऑफ P, R इज इक्वल्स टू 4 प्लस 90 P, R इज इक्वल्स टू 6, e की पावर -m इंटू m की पावर 2/2 फैक्टोरियल, 9 e की पावर -m, m की पावर 4/4 फैक्टोरियल प्लस 90 e की पावर -m, m की पावर 6/6 फैक्टोरियल। अगर हम इसमें देखें सॉल्व करके, e की पावर -m, m²/2, यहाँ पर e की पावर -m और m4 सब में कॉमन है, तो यहाँ बचेगा 9/4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल भी आप सॉल्व कर लो तो 4 × 12 दूनी 24, यहाँ बचेगा 90 इंटू m², क्योंकि हमने m4 ही बाहर लिया है ना, बस ये कॉमन हो गया।
और 6 फैक्टोरियल को आप सॉल्व करेंगे तो 24 इंटू 30 720 आपका आएगा। अब इससे ये गया और m स्क्वायर ये हो गया। आई एम जस्ट ट्राइंग टू सॉल्व इट। 1/2 m स्क्वायर 0 से 0 3 24 नहीं 9 और 3 8 1 8। सो मेरे हिसाब से ये आपका बचेगा 3/8 प्लस 1/8 m स्क्वायर। नहीं यही बच रहा तो हाफ 3/8 m स्क्वायर 1/8 m4। Got it? Now take the LCM. 3m square plus m4. Here it will be 8. 1/2 4. So can I say 4 is equals to 3m square plus m4? ठीक है जी। तो 3, अब हम एक काम करते हैं, m स्क्वायर को x ले लेते हैं। m स्क्वायर को x ले लेते हैं तो दिस विल बी 3x प्लस x स्क्वायर 4। सो x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x माइनस 4, x प्लस 4 प्लस 1 x प्लस 4। तो x या तो 1 आएगा, सॉरी या -1 आएगा ना। x इज -1 x प्लस 4। तो x आ गया 1 या x आ गया -4। -4 पॉसिबल नहीं है। x आ गया 1, x क्या था हमारा m स्क्वायर, यस और नो। तो m क्या आ गया 1, तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी क्या आ जाएगा 1। यस, समझ में आपको पक्का श्योर। चलिए नेक्स्ट लिखें। चलिए अभी तो आपने इक्वेशन बेस्ड प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन किया, पूरे फुल फ्लैश प्रैक्टिकल देखते हैं। बिटवीन 9 AM एंड 10 AM एवरेज नंबर ऑफ फोन कॉल्स। देखिए क्या लिखा हुआ है, एवरेज नंबर ऑफ फोन कॉल्स। ये सबसे पहली पहचान होती है क्वेश्चन की कि आपको इसे पॉइजन से करना है। एवरेज m, क्योंकि पॉइजन जो है वो m से ही करता है। तो एवरेज नंबर ऑफ फोन कॉल्स पर मिनट कमिंग इज 4। तो m जो है इसमें आपका कितना है 4 है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ड्यूरिंग 1 पर्टिकुलर मिनट देयर विल बी नो फोन कॉल। मतलब एक पर्टिकुलर मिनट पे r जो है वो 0 होगा। तो देखते हैं नो फोन कॉल। e की पावर माइनस m, m की पावर r, r फैक्टोरियल e की पावर -4। वैल्यू मैंने गलत ले ली ना शायद, चलो छोड़ो। 4 की पावर 0 है 0 फैक्टोरियल, तो e की पावर -4। अब दिस इज 2.71828 की पावर -4 निकालें। 2 वो गलत लिखा हुआ है, प्लीज उसे कंसिडर मत करो। 2.71828 इंटू 71828 स्क्वायर क्यूब 4 डिवाइडेड बाय MRC 0.01831 यही आ रहा है। ठीक है, एट मोस्ट 3 फोन कॉल्स, मैक्सिमम 3 फोन कॉल्स आएंगे। मतलब 0 आ सकते हैं, 1 आ सकता है,
2 आ सकता है या 3 आ सकता है, ठीक है, एट मोस्ट 3 फ़ोन कॉल्स। तो e की पावर -4, 4 की पावर 0/0 फैक्टोरियल, e की पावर -4, 4 की पावर 1/1 फैक्टोरियल, e की पावर -4, 4 की पावर 2/2 फैक्टोरियल, e की पावर -4, 4 की पावर 3/3 फैक्टोरियल। तो e की पावर -4 1/1, 4/1, 16/2, 64/6। इसे आप सॉल्व करिए और अपना आंसर निकालिए। मुझसे ही पूछोगे। 6 48 plus 4 plus 6 142। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.43, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात सिखाना चाहता हूँ, ध्यान से देखो। हो सकता है आपके मन में ये आए कि एट मोस्ट लिखा हुआ था 3 फ़ोन कॉल्स, तो हम इसे ऐसे कर लेते हैं 0 1 2 3 एंड 4। यहाँ तक टोटल जो है वो 1 होता और 1 में से हम सीधे ये निकाल के माइनस कर देते तो हमारा ये वाला आंसर आ जाता। हो सकता है आपके मन में ये आए, तो ये तरीका गलत होता। क्यों होता गलत? क्योंकि देखो यहाँ पर 4 जो है दैट इज m, वो m है, एवरेज है, जबकि ये जो है r जो है r एक्सटेंड होता है n तक। r जो है वो m तक एक्सटेंड नहीं होता, वो कहाँ तक जाता है? n तक जाता है। एंड what is given to you is m, it's not n। n की तो इंफॉर्मेशन ही दूर दूर तक क्वेश्चन के अंदर नहीं है। तो ये जो आप सोच रहे हैं कि ये 4 तक जाएगा, ये आपका सोचना गलत है। ये आपका उस केस के अंदर इन्फिनिटी तक जाएगा। वी डोंट नो अप टू व्हाट एक्सटेंट इट विल गो। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ रही है। अगर आप ये सोच रहे थे कि 1 में से 4 माइनस कर देते तो वो तरीका रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर वो m है ना कि n। n की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में हमें गिवन ही नहीं है। होपफुली आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही है जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, ठीक है। वो हम तभी कर सकते हैं तरीका जब हमारे पास क्वेश्चन में n की इंफॉर्मेशन हो। चलिए नोट करिए इसे फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 2% ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स मैन्युफैक्चर्ड बाय, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिएगा। अभी आपको इसमें और अच्छी एप्लीकेशन समझ में आएगी। 2% इलेक्ट्रिक बल्ब्स मैन्युफैक्चर्ड बाय अ कंपनी आर नोन टू बी डिफेक्टिव, मतलब आपको गिवन है प्रोबेबिलिटी इज 2%, सो 2/100 0.02। देखिए कितनी वेरी लो प्रोबेबिलिटी आप देख सकते हैं, यस और नो, जिसको मैं बोलता हूँ एक्सटेंड्स टू 0, ऑलमोस्ट 0 है। मैंने आपको कहा था ना क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आने वाली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ सैंपल ऑफ 150 बल्ब्स, सैंपल नॉट अ एवरेज, इट्स n, 150 बल्ब्स, तो यू कैन सी n इज टू लार्ज। 8, 10, 15, 20 तक तो चलता है बाइनोमियल के अंदर, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी से कंफ्यूज मत होना कि इन्फिनिटी थोड़ी ना है सर, बहुत बड़ा थोड़ी ना है, काउंटेबल है। ठीक है यार, 150 का जरा कॉम्बिनेशन सॉल्व करके देखो, पता लग जाएगा, हालत खराब हो जाएगी। तो इसीलिए टू लार्ज मैंने लिखवाया था आपको, जबकि बुक्स में इन्फिनिटी लिखा होता है। उनका इन्फिनिटी लिखने का मतलब ही टू लार्ज होता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर p बहुत स्मॉल है, n उसके मुकाबले बहुत लार्ज है, तो क्लियर पता लगता है कि वी हैव टू यूज हेयर व्हाट, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल से करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं आएगा, बट बेटर इज टू यूज पॉइजन। और एग्जाम में आपको बता दूं पहचान होगी, वो आपको ई की वैल्यू दे देगा, आपको परेशानी खत्म, समझ में आ गया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हिंट मिल गया कि यार यूज ही क्या करना है, पॉइजन। बट मैं बता दूं बाइनोमियल से भी करके आएंगे तो गलत नहीं होगा,
समझ में आई बात? या तो क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर देगा पॉइजन यूज करना है, या ई की वैल्यू गिवन होगी। समझ में आई बात? या आप पहचान पाओ तो सबसे बढ़िया है, जिसमें पी आपको लार्ज, एन आपको लार्ज दिख रहा होगा और पी आपको स्मॉल। अनडाउटेडली इट्स वेरी सब्जेक्टिव क्या लार्ज है क्या नहीं है, बट मैं आपको बताऊं जनरली एन जो है वो ग्रेटर देन 50 अगर आपको दिख रहा है, यूज द पॉइजन ब्लाइंडली, यू कैन यूज। हाँ, क्वेश्चन में लिखी बाइनोमियल दे तो बात अलग है, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, बट पहले दो सर्कमस्टांसेस से ही आपको क्वेश्चन में आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा पॉइजन यूज करना है। ये नोट कर लेना कहीं साइड में। चलो, तो प्रोसेस एग्जैक्टली वन डिफेक्टिव बल्ब आपको निकालना है R1। तो सबसे पहले हमें M चाहिए, M इज N इंटू P, 150 का 2% कितना होता है 3, e की पावर माइनस m पावर r डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, e की पावर माइनस 3 की पावर 1 फैक्टोरियल। ओहो, वो वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी, ये वैल्यू मैंने वहाँ लिख दी। चलो कुछ नहीं होता। तो e की पावर माइनस 3 ये वैल्यू मैंने पीछे आपको दी थी 0.049787। ये वैल्यू ना इंटरचेंजेबली रिकॉर्ड हो गए, 0.049787 इंटू 3, 0.049787 इंटू 3, 0.149, तो ऑलमोस्ट 0.15। ठीक है, मोर देन 2 डिफेक्टिव बल्ब्स। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से देखिए। मोर देन 2, तो इट कैन बी 3, it can be 4, it can be 5, yes or no? Now it can be up to 150. Here I know the n. In the last question I was not aware about the figure of n, but here I know the n which is 150 और r extends to n not up to m, पहले आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर ये हमारा 150 तक जा रहा है। तो इस क्वेश्चन के अंदर बेटर है कि आप 0, 1, 2, 3, 4 अप टू 150, तो आपको ये वाला एरिया निकालना है ना, तो बेटर है कि आप पूरा मिले जिसका सम होगा 1, उसमें से आप माइनस कर दें क्या, r इक्वल टू 0, r इक्वल टू 1 एंड r इक्वल टू 3। ये आप क्या कर दें, इसमें से माइनस कर दें मोर देन 2 डिफेक्टिव के लिए। तो इसे आप सॉल्व करेंगे, ये भी मैं करूं, बड़े निकम्मे हो यार। इसे सॉल्व करें तो 1 by 1, 3 by 1, 9 by 2, हमारा आंसर आएगा 0.58। इसे आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो दिस इज द वे, वेरी इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चंस दैट यू हैव डिस्कस्ड विद मी अप टू दिस पॉइंट। होपफुली आपको सब समझ में आ रहे हैं, दोनों के अंदर डिफरेंस क्लियर है, पक्का पॉइजन क्लियर है अब कहाँ यूज होता है, कोई दिक्कत तो नहीं? श्योर। चलिए लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। मैन्युफैक्चर ऑफ ए सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सर्टेन दैट 2% ऑफ प्रोडक्ट इज डिफेक्टिव। अगेन व्हाट वी हैव गिवन इज प्रोबेबिलिटी very small. He sells component in a box of 120. He says and that not more than 2% of any box will be defective. Okay. Find the probability that box selected at random would fail to meet the guarantee. M क्या है? NP 0.02 into 120 2.4.
वुड फेल टू मीट द गारंटी, तो मतलब गारंटी कब फेल होगी, मतलब जब डिफेक्टिव 2.4 से ज़्यादा होगा, मतलब R जो है वो 2.4 से ज़्यादा आना चाहिए। यस और नो, उसने बोला 2% से ज़्यादा डिफेक्टिव नहीं होगा, तो 2.4 से ज़्यादा आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया गया। तो अब इस केस के अंदर अगेन देखो, इट कैन बी 3, इट कैन बी 4, इट कैन बी अप टू एनीथिंग 120। मेरे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो बेस्ट क्या है, 1 में से 0, 1 एंड 2 इसको माइनस कर दो, क्योंकि 0, 1 एंड 2 अगर ये माइनस कर दूंगा 1 में से तो मेरे आंसर वही आएगा। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। क्वेश्चन ने क्या बोला था कि प्रोबेबिलिटी दैट वुड बॉक्स सिलेक्टेड एट रैंडम वुड फेल टू मीट द गारंटी। गारंटी कब फेल होगी, जब 2.4 से ज़्यादा प्रोडक्ट खराब निकले, मतलब 3, 4, 5, 6 अप टू 120। तो मैंने क्या किया, इससे पहले क्या क्या पड़ता है, 0, 1 या 2 यही पड़ता, फिर 3, 4, 5, 6। तो ये मुझे निकालना था, टोटल आई नो 1 होता है, तो मैंने 1 में से ये माइनस कर दिया। समझ में आया? तो 1 माइनस ई माइनस 2.4, 2.4 की पावर 0 अपॉन में 0 फैक्टोरियल, ई 2.4, 2.4 की पावर 1, 1 फैक्टोरियल, ई माइनस 2.4, 2.4 की पावर 2/2 फैक्टोरियल। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। वैल्यू आपको इसकी गिवन ही है, वैसे इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर विल बी 0.43। तो होपफुली आपको पूरा का पूरा पॉइजन क्लियर है। आप याद रखना, पॉइजन क्वेश्चन में एक ही वैल्यू गिवन है, एवरेज गिवन है, ठीक है। ये तो सबसे पहले क्राइटेरिया, नहीं तो आपको अलग ही पता लग रहा होगा, पी बहुत छोटा होगा, एन बड़ा होगा, जनरली 100 से बड़ा ही देखने को मिलेगा। समझ में आया? और घबराना भी मत, अगर बाइनोमियल से भी कर दोगे क्वेश्चन तब भी ठीक है, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई कुछ नहीं है तो। हम बात करने जा रहे हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, जिसका ऑल्टरनेटिव नाम है गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। क्या? गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये क्या है, कैसे है, कब यूज़ किया जाता है, सारी बातों पे एक एक करके डिस्कशन करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड 101% यू विल गेट द क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक इन योर एग्जाम्स, 101%। तो बड़े ध्यान से एक एक चीज़ सुननी और समझनी है। किसी भी लेवल का कोई भी एग्जाम हो, इस पे क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो नॉर्मल ये गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है, अनलाइक बाइनोमियल और पॉइजन जिसको हम यूज़ करते हैं डिस्क्रीट सीरीज़ में, ये हमारा यूज़ होता है कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। किसमें? कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और जो आपने अभी तक मेरे साथ देखे हैं बेसिकली पॉइजन एंड बाइनोमियल, उसको हम यूज़ करते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए। अब इसमें सबसे पहले आपको जो प्रोबेबिलिटी का एक इसमें फंक्शन होता है वो पता होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। बड़े ध्यान से बेटा मेरी एक एक बात आपने सुननी है। इनिशियली देखो 5-7 मिनट ये टॉपिक थोड़ा सा टेक्निकल लगेगा, बट बिलीव मी ये टेक्निकल है नहीं। मैं आपको ऐसे ऐसे इसमें चीज़ें बता दूंगा शॉर्टकट्स कि आपको सारी चीज़ें आसान लगनी शुरू हो जाएंगी। देखिए, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एक फंक्शन होता है इसका, जो होता है बेसिकली 1 बाय स्टैंडर्ड डेविएशन √2 पाई इंटू ई की पावर -12 एक्स माइनस मीन, एक्स माइनस मीन अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर, ठीक है। दिस इज अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, जिसमें ये क्या है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, यू नो द वैल्यू ऑफ पाई इज वेरी वेल 22/7 और 3.14, ठीक है। इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दिस स्टैंड्स फॉर मीन, हाँ या ना, और x जिसको हम n भी बोल देते हैं कई बार, जो हमें बेसिकली निकालना होता है x, और सॉरी n कह दिया मैंने, वी कैन कॉल्ड इट एज r। क्या होता है ये? जी हाँ, नंबर ऑफ सक्सेस रिक्वायर्ड, जितनी हमें सक्सेस चाहिए होती है, ठीक है।
अब ये सर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एग्जैक्टली है क्या और कैसा इस पे क्वेश्चन आ सकता है? देखिए, उसके लिए सबसे पहले ये फंक्शन तो आपको एक बार दिमाग में बैठाना पड़ेगा। कई बार फंक्शन भी पूछ लिया जाता है। देखिए, इस पे क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है एग्ज़ाम के अंदर, वो मैं आपको बताता हूँ। कि सपोज़ हमारे पास उसने दे दिया एफ एक्स है e की पावर माइनस एक्स माइनस 4 का स्क्वायर अपॉन में रूट पाई, ठीक है। और उसने बोल दिया दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ये आपके पास एक है। आपको उसने बोला आइडेंटिफाई द डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है, आइडेंटिफाई द डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइंड मीन एंड वेरियांस। आपको इसके अंदर मीन निकालना है एंड वेरियांस जो है वो फाइंड आउट करना है। तो देखिए, सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है ये हमें पता ही लग रहा है साफ, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और किसी में कुछ ऐसा फंक्शन होता ही नहीं। हाँ, इस तरीके का जो फंक्शन है वो किसका है, नॉर्मल। उसके बाद हमें निकालना है मीन एंड वेरियांस, ठीक है। तो मीन एंड वेरियांस जो है वो किस तरीके से निकलेगा, उसके लिए देखिए हमें इसको ओरिजिनल फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, विच वॉज वॉट, एफ एक्स 1 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन रूट 2 पाई, वेरी गुड, इनटू e की पावर माइनस हाफ एक्स माइनस मीन अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर, यही था। तो अब इसे आप कन्वर्ट करिए, ध्यान से देखिए, इसी फॉर्म में आपको इसे लेके आना है। देखो यहाँ पर कुछ तो आइडिया आपको लग रहा होगा कि जो 4 है वो मीन है। अगर आप देखो, अब रुको मैं आपको बताता हूँ कैसे लाना है। ये आपके पास है क्या, e की पावर माइनस, इसको आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो हाउ टू कन्वर्ट इट, मैं इंक बदल लूँ। पहले देखो मैं e को अलग लिख लेता हूँ, e की पावर क्या है, माइनस एक्स माइनस 4 का स्क्वायर, ये गिवन है। यहाँ पर क्या है हमारे पास, इसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से रूट पाई, हाँ या ना बेटा। अब ध्यान से देखिए, इसको अगर इसमें कन्वर्ट करना है, वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू लाइक दिस, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, बड़े ध्यान से अपनी चीज़ सुनिए। देखिए यहाँ पर आपको किस चीज़ की कमी लग रही है, 2 की, तो यहाँ आप 2 लिख लीजिए, लिख दिया आपने 2। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए इसके साथ आपको 1/√2 चाहिए, ताकि अपनी ओरिजिनल फॉर्म में भी रहे। √2 से √2 कट जाएगा तो ओरिजिनल फॉर्म पाई रहेगी। इसकी भी बात बन गई, इसे √2 पाई चाहिए था और जो ओरिजिनल फॉर्म थी वो भी मेंटेन हो गई। समझ में आ रही है बात? तो अब √2 पाए और यहाँ पे क्या आ गया 1/√2। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें, बड़े ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास 1/√2। अब दिस इज व्हाट, अ सॉर्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, हाँ या ना। अब आप इसको चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पर एक्स माइनस 4 था, अगर मैं इसको स्क्वायर फॉर्म में लिखूं, देखो इसका स्क्वायर लेना है यहाँ पर, यस और नो। मैं इसको थोड़ा सा ब्रैकेट्स बड़े ले लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा एक चीज, वही है, यहाँ पर मैंने लिख दिया 1/√2, क्या लिख दिया 1/√2। अब 1/√2 मैंने यहाँ लिखा, अभी तक यहाँ पर कुछ भी नहीं था, आप देख रहे हैं x माइनस 4 के नीचे कुछ भी नहीं था, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 1/√2। सो नाउ टू मेक इट बैलेंस आई नीड टू राइट हेयर 1/2। अरे निकम्मो, 1/√2 का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा 1/2। तो 1/2 अगर नीचे है तो ऊपर 1/2 होगा, तभी तो वो कट के 1 होगा और जो ओरिजिनल है वो फॉर्म रहेगी, यस और नो, शो। तो आप देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 1/√2, जिसको यहाँ पे पुट किया मैंने, और ये 1/2। तो नाउ दिस एंटायर फॉर्म इज इन दिस फॉर्म। क्वेश्चन वही है, अगर आप देखें अभी भी √2 से √2 काट दो, इससे ये काट दो, वही बन जाएगा, लेकिन अब ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। नाउ यू कैन से दैट द स्टैंडर्ड डेविएशन इज सर 1/√2 एंड मीन इज व्हाट 4। समझ में आई बात आपको? सो दिस इज द आंसर। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। मैंने भी टाइम लिया जानबूझ के इस क्वेश्चन पे ज़्यादा, ताकि आपको समझा सकूं। ये परफेक्ट एक क्वेश्चन बन सकता है, 1 मार्क का ही बनेगा, बट एक क्वेश्चन बन सकता है। समझ में आई बात? श्योर। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो, अगेन
ये पूरा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और खासकर वो बच्चे जो इस टॉपिक को एमसीक्यू एग्जाम के लिए देख रहे हैं, वो तो मान के चलिए इसमें से आपके एग्जाम में मुझे नहीं लगता कि 3 से 4 से कम क्वेश्चन आएंगे। और जो बच्चे इसे सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं वो भी मान के चलिए 8-10 नंबर की कवरेज इस टॉपिक से होगी आपकी। चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले बेटा यहाँ पर जो मीन होता है और मीडियन होता है और जो मोड होता है, तीनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, मीन, मीडियन और मोड तीनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इसी वजह से चाहे आप मीन डेविएशन निकालो मीन से, चाहे आप निकालो मोड से, या आप निकालो मीडियन से, तीनों सेम आएगा। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, या मीन डेविएशन फ्रॉम मोड। और वो होगा किसके इक्वल, उसकी भी बात कर लेते हैं। मीन डेविएशन फ्रॉम मोड, कुछ भी लिख दे, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, तीनों चीज़ें जो हैं वो इक्वल हैं। एंड ये जो है बेसिकली इक्वल होगा 0.8 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। मतलब जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा, अगर आप उसको 0.8 से इंटू कर दें तो आपका बेसिकली क्या आ जाएगा, मीन डेविएशन। समझ में आई बात? श्योर। नेक्स्ट इसमें बेटा कोटाइल्स किस तरीके से निकलते हैं। कोटाइल्स, सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखें। फर्स्ट कोटाइल, इसके अंदर हमारा होता है मीन माइनस 0.675 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। और हमारा थर्ड कोटाइल, इसके अंदर होता है मीन प्लस, सब कुछ वही है, मीन प्लस 0.675 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो उसी से अगर हम अपना कोटाइल डेविएशन निकालें, क्या होता है कोटाइल डेविएशन बताओ, भूल गए बेशर्मो? Q1 प्लस Q3 डिवाइडेड बाय 2, यस और नो? Q1 प्लस Q3 डिवाइडेड बाय 2 होता है, तो उसी को अगर आप करेंगे तो ये आएगा 0.675 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। दिस इज द कोटाइल डेविएशन। समझ में आई बात? फिफ्थ है बेटा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जी हाँ, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक तरीके से ग्राफ पे प्रोबेबिलिटी निकालता है, जो भी मैं आपको लेटर ऑन सिखाऊंगा, जिसमें हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना सीखेंगे। इसमें 2 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकलते हैं, वन इज मीन माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन एंड सेकंड इज मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ये अभी आप चिंता ना करें कि कैसे निकलेगा, वो भी मैं आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ग्राफ पे भी सिखाऊंगा प्रॉपर। अभी आप ये पांचों प्रॉपर्टीज जो हैं उसके ऊपर ध्यान दें। समझ में आई बात? श्योर। हाँ, इसमें आप एक चीज़ और ध्यान रख सकते हैं कि इस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे जो कर्व है वो चेंज होता है कनकेव टू कन्वेक्स। थ्योरी क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, और यहाँ पर वो चेंज होता है कन्वेक्स टू कनकेव। ठीक है, कनकेव टू कन्वेक्स एंड यहाँ कन्वेक्स टू कनकेव। तो बेसिकली देखिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता भी क्या है, अगर आपको थोड़ा सा याद हो टीपी कर्व अपना इकोनॉमिक्स का, तो उसमें हम पढ़ते हैं जहाँ पर कर्व अपनी पोजीशन स्पीड चेंज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो शेप चेंज होती है वहाँ पर। ठीक है, तो बेसिकली पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है कि जहाँ पर कर्व या तो कनकेव टू कन्वेक्स हो रहा है या कन्वेक्स टू कनकेव। अब आइए ये पांचों प्रॉपर्टीज आप नोट डाउन कर लीजिए, अपनी फॉर्मूला कॉपी में भी नोट डाउन कर लीजिए, एज वेल एज जहाँ आप नोट्स बना रहे हैं वहाँ पे भी नोट डाउन कर लीजिए। फिर मैं आपको इस पे क्वेश्चंस करवाता हूँ। फास्ट करें बेटा क्वेश्चंस। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस अपना। हमारे पास क्वेश्चन है 2 कोटाइल्स, टी छोटा लिख दिया, चलो काम चला लेना। 2 कोटाइल्स ऑफ नॉर्मल distribution are 47.30 and 52.70 respectively। अब आपसे पूछा गया what is the mode of डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मोड क्या होगा। अरे भाई कुछ भी पूछ ले, मीन पूछ ले, मोड पूछ ले, सब हमें पता है एक होता है। फिर पूछा गया फाइंड मीन
डेविएशन, मीन डेविएशन आपको निकालनी है फ्रॉम मीडियन, ठीक है, इसमें। तो चलिए स्टार्ट करें बेटा। धन्यवाद, आपने इजाज़त दे दी स्टार्ट करने की। चलिए, तो Q1 इज़ वॉट 47.30 and Q3 is what 52.70. This is mean minus 0.675 of standard deviation. This is mean plus 0.675 of standard deviation. Yes or no? So let's solve it. This will be 0. This will be 2 mean and this will be 100. So mean will be what? 100 by 2. 50 is mean, which is equals to मोड। यस और नो? मीन बेटा मोड के इक्वल होता है ना, तो कितना आ जाएगा? मोड इज इक्वल्स टू 50। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट इसके अंदर? पक्का? शो। अब उसने पूछा है आपको निकालना है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। अब मीन डेविएशन आपको मीडियन से निकालना है। इसका क्या बताया था? 0.8 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो पहले यही निकाल लो। ये फॉर्म आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। कैसे? देखिए 47.30 था, मीन माइनस 0.675 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये आपके पास आ गया कितना बेटा? 50 माइनस 0.675 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। 0.675 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो 50 minus 47.3 is 2.7. So what will be the standard deviation divided by 0.675? It's come out to be 4. कितना आता है ये? 4 आता है। इसको इसके नीचे ले जाके डिवाइड कर दिया। So अगर ये स्टैंडर्ड डेविएशन मेरे पास 4 आ गया, तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या होगा? 0.8 मल्टीप्लाई बाय 4, दैट इज 3.2। ठीक है बेटा? तो ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन। फटाफट इसे एक बार नोट डाउन करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बेटा कि f(x) आपके पास है 1/4 रूट 2 पाई इंटू ई की पावर माइनस x माइनस 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 32। ठीक है, और आपको बोला गया फाइंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, आपको जो है वो निकालना है। अरे बहुत आसान है, अभी तो बताया था मीन माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन ये रहा 10, स्टैंडर्ड डेविएशन इसके साथ जो होता है 4, 10 प्लस 4 ये हो गया 6 और ये हो गया 14। सो आंसर इज 6 and 14। तो ये आपने बेटा प्रॉपर्टीज भी सारी सीख ली, उस पर हमने क्वेश्चंस भी देख लिए। ठीक है, आई होप जिस एक्सपेक्टेशन के साथ आपने इस वीडियो को देखना शुरू किया था वो एक्सपेक्टेशन आपकी पूरी हो रही है, और जो भी कॉन्सेप्ट्स आप क्लियर करना चाहते थे, जिस टॉपिक में आप कमांड चाहते थे अपने रिस्पेक्टिव एग्जाम के लिए, वो आप इस वीडियो के थ्रू फुलफिल कर पा रहे हैं। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि हमारे सभी पेड कोर्सेज जो हैं वो आपके रिस्पेक्टिव एग्जाम्स के अवेलेबल हैं ऑन द वेबसाइट escholars.in, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है। आई विल जस्ट रिक्वेस्ट यू कि आप सोचिए कि फ्री कॉन्टेंट में अगर इतना दम है तो पेड कॉन्टेंट में हमने क्या क्या चीज़ें आपको दे रखी होंगी। एक बार आप जाके हमारी वेबसाइट ज़रूर विजिट करें escholars.in, और आप विश्वास मानिए नर्सरी के स्कूल से भी कम फीस पर हमने आपको वीडियो लेक्चर्स जो है आपके एग्जाम के लिए प्रोवाइड करवा रखे हैं, एंड मच ऑफ प्रीमियम क्वालिटी। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, चलिए पार्ट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर अब हम सबसे पहले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें एक बेल शेप डायग्राम बनाना होता है, और वो बेल शेप डायग्राम की हेल्प से हम प्रोबेबिलिटीज़ निकालते हैं। तो इस सबसे पहले बेल शेप डायग्राम को समझते हैं कि इसे कैसे बनाना है, कैसे चीज़ें प्लॉट करनी है, और कैसे इसको हमें इंटरप्रेट करना है। ठीक है बेटा, थोड़ा सा तैयार हो जाइए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो गया अब यहाँ से। सबसे पहले देखिए, ये सिमेट्रिक होता है। अगर आप बीचों बीच एक स्ट्रेट लाइन ले आएँ, दिस इज z इक्वल्स टू 0, तो जितना आपका इस साइड का एरिया है उतना ही आपका इस साइड का एरिया है। दिस इज -∞ टू इन्फिनिटी, मतलब ये वैल्यू यहाँ पे 1 2
3, जहाँ तक मर्जी जा सकती है, सो ऑन। ऐसे ये यहाँ पर जाएगी बट नेगेटिव के अंदर जाएगी, -1, -2, -3, ठीक है। और ये पूरा एरिया जो है प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट करता है, और वी नो कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। तो ये जो एरिया है टोटल एरिया, ये किसके इक्वल होगा, 1 के, क्योंकि ये पूरा का पूरा एरिया प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये टोटल एरिया हमने किसके इक्वल रखा, 1 के। पॉइंट नंबर 1, ठीक है, नोट करिए इसे। पॉइंट नंबर 2 बेटा, पॉइंट नंबर 2 ये कि क्योंकि मैंने आपको बताया ये बीचों बीच से सिमेट्रिक है, यहाँ से z इक्वल्स टू 0, यहाँ पे बेटा ये इन्फिनिटी और यहाँ पर -इन्फिनिटी, ठीक है। टोटल एरिया हमारा 1 है। तो अगर ये यहाँ से मिड लाइन है जिसको वो इक्वली एरिया में डिवाइड कर रहा है, एंड वी नो दैट टोटल एरिया is equals to 1, and this is the midpoint which is dividing it into two parts, two equal parts. Yes or no? This line is dividing the diagram in two equal parts. ठीक है, तो ये एरिया जो है आपका कितना है, 0.5, और ये वाला एरिया आपका कितना होगा, 0.5। समझ में आई बात, शो क्लियर है ये बात कि ये वाला जो एरिया है जिसकी हम बात कर रहे हैं ये अपने आप में पूरा का पूरा 0.5 है। अरे ज़्यादा ना हो जाए भाई, ठीक है। और वो वाला एरिया जो है वो अपने आप में पूरा का पूरा 0.5 है। तो सेकंड बात आपको होपफुली मेरी पूरी की पूरी जो है यहाँ पर क्लियर होती है। अब तीसरी चीज़ जो हमारे पास क्वेश्चन होगा उसकी प्लॉटिंग किस तरीके से करनी है और कैसे हमें क्या करना है, ठीक है। ये 0.5 और राइट साइड भी 0.5। चलिए तीसरा चीज़ अब समझते हैं। देखिए बड़े आराम से रिलैक्स होके सारी बातें समझिए, कोई हमें जल्दीबाजी नहीं है। ये अब सपोज पहले आप वैल्यू को पढ़ना सीखिए, इंटरप्रिटेशन पार्ट सिखा रहा हूँ आपको। सपोज z इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, और हमें z1 की वैल्यू गिवन है। इट कैन बी लाइक 0.835 ऐसे गिवन है, ठीक है। तो आपने क्या किया, पहले 1 प्लॉट किया। आपको पता है 1 इस साइड आएगा, राइट साइड, z इक्वल टू 1, पॉजिटिव टू -इन्फिनिटी, ठीक है। सी यू हैव टू चेक, ये 0.835 है। पहली बात, जो वैल्यू गिवन होती है हमको, जो हमें वैल्यू गिवन होती है उसमें एक सबसे पहली चीज ये हमेशा होती है लेफ्ट टू राइट। मतलब ये लेफ्ट, ये है हमारा लेफ्ट से लेके राइट तक ये वाला एरिया, लेफ्ट टू राइट हमें ये वैल्यू गिवन होती है। मतलब राइट टू लेफ्ट नहीं है कि इस साइड वाला, जो वैल्यू गिवन है इस लाइन के लेफ्ट की वैल्यू गिवन है, ये आपको लेफ्ट टू राइट गिवन है। समझ में आई बात, आप देख रहे हैं इसको पक्का, श्योर। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, लेफ्ट साइड वैल्यू, जो लाइन है उससे लेफ्ट साइड की वैल्यू गिवन है। लेकिन बड़े ध्यान से आपको देखना है, पॉइंट तो ये हो गया फर्स्ट। सेकंड आपको ये देखना है वैल्यू जो हमें गिवन है बेटा वो हमें 0.5 से ज़्यादा गिवन है या उससे कम गिवन है। अब ये थोड़ा सा पेशेंस के साथ सुनिए, क्यों नहीं समझ में आएगा, सब समझ में आएगा। मुश्किल होता मैं पढ़ाता ही नहीं आपको, मैं कॉमर्स पढ़ाता इसलिए हूँ क्योंकि आसान है, फिजिक्स मुझे मुश्किल लगती है, मैं पढ़ाता ही नहीं। 0.5 से ज़्यादा गिवन है, 0.5 से कम। सर यहाँ तो 0.5 से ज़्यादा लग रही है, इट्स 0.835। तो अगर 0.5 से ज़्यादा गिवन है, ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि एरिया विल स्टार्ट फ्रॉम -इन्फिनिटी। जैसे मैंने यहाँ से -इन्फिनिटी से शुरू किया और वहाँ तक लेके आया, देख रहे हैं। बट अगर सपोज इसी क्वेश्चन के अंदर ये वैल्यू ऐसे गिवन होती, z1 इज 0.335,
ठीक है। तो उसके अंदर क्या करता मैं, 0.5 से कम गिवन है, ये सुनो 0.5 से कम है या ज़्यादा है? अरे निकम्मो कम है ना, हाँ तो बोलो। तो अब देखिए यहाँ पर 0.5 से ज़्यादा गिवन है, आपने माइनस इन्फिनिटी से शुरू किया। 0.5 से अगर ये वैल्यू कम गिवन है तो उस केस के अंदर आप इसको स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट फ्रॉम z इक्वल्स टू 0, यहाँ से, मतलब ये जो वैल्यू है वो ये गिवन है। समझ में आया? यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वेदर द वैल्यू गिवन इज ग्रेटर देन 0.5 और लेस देन 0.5. If it is less than 0.5 we have to start it from z equals to 0. If it is more than 0.5 we have to start it from minus infinity. ठीक है, देखिए बात वही है, अगर आप थोड़ा सा समझे, आप समझो इस चीज़ को। जैसे अब यही डायग्राम हमने लिया, इसके अंदर ठीक है ये वाली वैल्यू हमें गिवन है, ये z इक्वल्स टू 0 है और ये z इज इक्वल्स टू 1 है। ये एरिया जो है हमें गिवन है 0.335, ठीक है। अभी इंटरप्रिटेशन गिवन होगा हमें एग्जाम में, चिंता मत करो, ये ऐसे गिवन है, ठीक है। तो अब देखो अगर ये एरिया कितना होता है हमें पता ही है 0.5, तो अगर मैं 0.5 प्लस 0.335 कर दूं तो अल्टीमेटली मैं पहुंच वहीं जाऊंगा 0.835 पे, जो कि आपको वैल्यू यहाँ गिवन थी। But while plotting the diagram, you have to be very careful whether the value given is less than 0.5 or more than 0.5. If it is less than 0.5, you will start it from z equals to 0. If it is more than 0.5, you will start it from minus infinity. ठीक है, पहले आपको डायग्राम पे इंटरप्रिटेशन आनी चाहिए। एक और दूं प्रैक्टिस के लिए, अपने आप करोगे। चलो, Z2 is 0.9416, ठीक है। बताओ सर 0.5 से ज़्यादा वैल्यू है, हाँ या ना? वेरी गुड, z 0 है, यहाँ पे आपका z क्या है 2, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी पूरी यहाँ से यहाँ तक की गिवन है, दैट इज 0.9416, ठीक है। यही अगर मैं आपको दे देता 0.4416 तो क्या होता, z इक्वल्स टू 0, ठीक है, z इक्वल्स टू 2, तो ये एरिया आपको गिवन होता कितना, 0.4416, ठीक है। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया कि z क्या है, कैसे निकलेगा, सब सेकेंडरी रखो, अभी सिर्फ प्लॉट करना सीखो। समझ में आया? आप अभी सिर्फ डायग्राम की इंटरप्रिटेशन सीख रहे हैं मेरे साथ कि किस तरीके से क्या चीज़ें होंगी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पार्ट 4, जिसके अंदर हमें देखना है हाउ टू फाइंड प्रोबेबिलिटी यूजिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करके किस तरीके से हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। अब हम इसके ऊपर अपनी डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो देखिए बहुत सिंपल है, एक सिंपल से क्वेश्चन से लेता हूँ मैं आपके सामने। सपोज लिखा हुआ है, इसमें हमेशा आपको एक तो मीन और वेरियांस गिवन होगा। मीन इज 50, वेरियांस इज 100, मीन वेरियांस हो, स्टैंडर्ड डेविएशन हो। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 60, ठीक है, जिसमें आपको गिवन है z की वैल्यू 1 इज इक्वल्स टू 0.8413। जो मैंने पहले 1 की वैल्यू ली थी वो हाइपोथेटिकल ली थी, दिस इज द जेन्युइन वैल्यू। ये हमेशा क्वेश्चन में आपको गिवन होगी, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है। और अगर गिवन नहीं होगी तो हाउ टू कैलकुलेट इट वो भी मैं आपको देखना इसे कैसे होता है टेबल से, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, वो मैं आपको बता दूंगा। पहले अभी आप देखिए प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। देखिए आपको गिवन है पी एक्स इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन 60, या इसको बोल सकता है आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, एक ही बात है। ग्रेटर देन इक्वल टू हो या सिर्फ ग्रेटर देन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ में ये बात, इससे घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। देखिए सबसे पहले जो x या r है इसको आपको z में कन्वर्ट करना है, और कैसे कन्वर्ट करना है, z होता है आपका x माइनस मीन अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो x इज योर 60, मीन इज 50, दिस इज योर मीन, एंड वेरिएंस इज स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। So tell me what will be the standard deviation? Can I say 10? Yes or no? So this will be 10. So 10 by 10, this is equals to what? 1. Z की वैल्यू आ गई 1. So
इफ पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू इज 60, ये हमें निकालना है, तो इट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट पी जेड एक्स जो है वो रिप्लेस हो गया जेड से, और उसकी वैल्यू हमने निकाल ली, कितनी आ गई है, 1 आ गई है। वेरी गुड, मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट पी जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 1। समझ में आई बात? श्योर। अब इसको आइए सबसे पहले प्लॉट करते हैं, डायग्राम बनाएंगे, बेल शेप, z इक्वल्स टू 0, यहाँ पे क्या आएगा आपका z इक्वल्स टू 1, ठीक है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। अब 1 से बड़ा जो हमें निकालना है, z एक के उससे बड़ा निकालना है, बड़ा किस साइड होगा, इस साइड होगा, मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट दिस मच एरिया टू फाइंड, आया ना? ये वो एरिया है जो आपको निकालना है, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, इस एरिया को हमें फाइंड आउट करना है। समझ में आया? श्योर। सबसे पहले आप यही बनाएंगे कि टू फाइंड वाला एरिया कौन सा है, क्लियर, दैट इज पी जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 1। नाउ उसके बाद आप अगर देखें तो व्हाट इज गिवन टू यू, दिस इज z इक्वल्स टू 0, this is z equals to 1. We have been provided with the information that z up to 1 is equals to 0.8413. किसके इक्वल है? 0.8413 के। So see 0.8413, सबसे पहले this is greater than 0.5, 0.5 से बड़ा है, yes or no? Sure। तो वैल्यू यहाँ से होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है। एंड व्हाट इज द वैल्यू गिवन? इट इज 0.8413। ये जो वैल्यू गिवन है वो हमें कितनी गिवन है? 0.8413। अब ये वैल्यू पूरी 1 है, ठीक है, सॉरी ये वैल्यू 0.8413 है, जबकि हमें निकालनी है ये वाली वैल्यू, यस और नो। और वी नो दैट टोटल एरिया इज इक्वल्स टू 1। जो टोटल एरिया होता है, ये हमारा जो टोटल एरिया होता है ये किसके इक्वल होता है? टोटल एरिया इज इक्वल्स टू 1, यस और नो। बहुत आराम से करवा रहा हूँ, पहला क्वेश्चन है इसलिए। तो टोटल एरिया हमारे पास 1 है, और जिसमें से ये हमें गिवन है, तो कहना ही से ये वाला जो एरिया हमें है वो क्या होगा? दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस 0.8413। तो आप देखिए क्या आएगा, 1 माइनस 0.8413, दिस इज 0.1587, yes or no? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज व्हाट? 0.1587। और ये आपको एग्जाम में ऐसी डायग्राम बना करके, एग्जाम में मल्टीपल डायग्राम नहीं बनाने, मल्टीपल बना भी दोगे गलत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट 1 डायग्राम तो बनाना ही है, ठीक है, बिना डायग्राम के मत करके आना। समझ में आया? श्योर। तो हमें जब भी x ऐसे गिवन होगा, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू z, देन वी हैव टू प्लॉट कि क्या निकालना है, क्या गिवन है, फिर वी विल फाइंड आउट द सॉल्यूशन कि कैसे हम अपना एरिया निकाल सकते हैं। समझ में आया? और z को कन्वर्ट कैसे करना है? x माइनस मीन अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन। और ये वैल्यू हमेशा गिवन होगी, नहीं गिवन होगी तो कैसे निकालना है वो मैं आपको सिखा दूंगा अभी लास्ट की वीडियोज़ में। पहले आप इतना यहाँ तक एक बार सारा नोट डाउन करिए फास्ट। चलिए बच्चों, एक और क्वेश्चन है हमारे सामने, उससे प्रैक्टिस करते हैं। मीन गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है इफ लेस देन 150 एंड ग्रेटर देन a बाई बी की फॉर्म में। अगर आपको याद हो p a बाई बी की फॉर्म हम कैसे लिखते हैं बेटा? ऊपर लिखते हैं कॉमन दोनों के बीच में, हाँ या ना, और नीचे p बाय बी, यस और नो? श्योर। और ये आपको गिवन है, कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं। हमें कॉमन निकालना है इसके बीच में। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि वी हैव टू फाइंड आउट कॉमन बिटवीन 150 और उसके बीच में x ग्रेटर देन 120, इसके बीच का जो कॉमन एरिया है, देन वी हैव टू x ग्रेटर देन 120। इसी तरीके से लिखेंगे, हाँ या ना? श्योर। ये a बाई बी की फॉर्म है ना, तो हमने ये इसे a बाई बी की फॉर्म को पहले क्या किया? सिंप्लीफाई किया। कैसे हम उसे लिख सकते हैं? अब देखिए जरा, यहाँ पर ये कह रहा है 150 से छोटा और ये कह रहा है 120 से बड़ा। तो आप एक बात बताओ, 150 से छोटा और 120 से बड़ा, इसके बीच में
जो कॉमन एरिया है, जो कॉमन चीज़ है, कॉमन एरिया है, कैन आई से 120 से बड़ा और 150 से छोटा, मतलब 121 से 149, आया ना, पक्का श्योर। तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, अगर आप नाराज ना हो तो, कि 150 से छोटा या उसके बराबर, क्योंकि यहाँ पर ये साइन भी था, बट 120 से बड़ा। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ? समझ पा रहे हैं आप मेरी बात ना, पक्का। हमें ये देखो, इसके बीच हमें पी ए बाई बी की फॉर्म है, तो वी नीड द कॉमन बिटवीन दिस एंड दिस, यस और नो, श्योर। मैं इसको और अच्छे से हाईलाइट करके लिखता हूँ कि हमें इसके और इसके बीच में कॉमन चाहिए। तो 150 से छोटा और 120 से बड़ा, इनके बीच में कॉमन एरिया क्या है, 121 से 150। तो 120 से बड़ा बट लेस देन इक्वल टू 150, और नीचे x इज ग्रेटर देन 120। एक स्टेप इसमें ऐड ऑन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, कन्वर्ट x इंटू जेड। x को हमें z में कन्वर्ट करना है, और उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, z x माइनस मीन अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन, आया ना। तो एक एक वेरिएबल को लेते हैं, 120, 150, 120 सबको कन्वर्ट करना है। तो z 120, मीन अगर आप देखें हमारे पास कितना है बेटा, 120, और स्टैंडर्ड डेविएशन इज 40, सो दिस विल बी 0 बाय 40, सो दिस विल बी 0। फिर यहाँ पर है हमारे पास 150, तो 150 माइनस 120 अपॉन में 40, सो दिस विल बी 30 बाय 40, दैट इज 0.75। अगेन वी हैव, नीचे कितना है, 120 ही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 120 माइनस 120 अपॉन 40, वैसे हमने सॉल्व भी किया था पहले, तो ये क्या आ गया, 0। तो ये जो आपके पास गिवन है, इसको अगर आप z की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो x की जगह z आ जाएगा, और इन नंबर्स की जगह 120 जो है वो 0 आया ना। ये जो है आपके पास कितना है बेटा, 0.75, और z ग्रेटर देन 0, ठीक है। चलिए अब इसे डायग्राम पे प्लॉट करना शुरू करें फटाफट। सबसे पहले जो हमें ऊपर वाला एरिया निकालना है उसको प्लॉट करते हैं। तो दिस इज z इक्वल्स टू 0, दिस इज z इक्वल्स टू 0.75, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो कहना ही से ये वाला एरिया हमको निकालना है, से ऊपर 0 से बड़ा और 0.75 से छोटा। आप देखिए ना, 0 से बड़ा और 0.75 से छोटा। तो ये स्टेप 2 हम कर रहे हैं, अब डायग्राम्स बना रहे हैं जो हमें निकालना है, टू फाइंड, ठीक है। और नीचे हमें निकालना है क्या, ग्रेटर देन 0। चलिए ये भी देख लेते हैं, z 0। अब हमें ग्रेटर देन 0 निकालना है, तो मतलब पूरा ये एरिया निकालना है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू फाइंड, ठीक है। ये पूरा एरिया हमको निकालना है। अब इसमें तो हमें पता ही है, इधर का पूरा एरिया 0.5 होता है, कोई इसमें है ही नहीं कुछ। और जो वैल्यू गिवन है अगर आप देखें 0.75 की, जिसको आप 5 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसे ऐसे भी लिखा हो तो एग्जाम में कंफ्यूज मत होना, एक ही बात है। कितनी वैल्यू गिवन है, 0.3734। मैंने आपको बताया था कि अगर वैल्यू 0.5 से कम गिवन है, 0.5 से कम है, आया ना। तो अगर मैं इसको प्लॉट करूं 0 एंड दिस इज 0.75, तो ये वैल्यू यहां से नहीं गिवन, ये वैल्यू यहीं से गिवन है। तो यही वैल्यू तो है, ये देखो आप 0.3734, yes or no? So now just simply put them, 0.3734 divided by 0.5, 0.3734 divided by 0.5, so this comes out to be 0.7468, that is 0.75, ठीक है। तो ये होपफुली अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालना आ गया, कैसे हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से प्रोबेबिलिटी निकालते हैं।